हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि अभी आप लास्ट लेक्चर में काफी कुछ टर्म्स क्लियर कर चुके हैं, तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने बेसिकली 3-4 टर्म्स क्लियर करनी है। जैसे कि भी आपने पढ़ा भी 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। तो पहले तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का नेचर एज वेल एज उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नेचर, भी वो रियलिटी में क्वांटिटीज क्या है और क्या नहीं है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भी उनकी यूनिट क्या थी स्टैंडर्डाइज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको पता है हमने क्या देखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेटा 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और 2 क्या थी, सप्लीमेंट्री, मतलब मैथ से डील करने वाली। तो बेटा इसमें जो आपकी पहली क्वांटिटी आती थी उस क्वांटिटी का नाम क्या था, मास। क्या नाम था, मास। तो बेटा मास क्या होता है यार, जर्नली आप इस चीज से जानते हैं। अरे मास क्या होता है भी, क्वांटिटी के अंदर जितना मैटर कंटेन होता है, भी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सिंपल सी बात है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है उसे ही को क्या बोलते हैं, मास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं भी मेरे पास एक पॉलिथीन के अंदर 1 kg शुगर है, दूसरे के अंदर 5 kg शुगर है, किसके अंदर अमाउंट ज्यादा है मैटर का? ऑब्वियस सी बात है 5 kg वाले में। तो 5 kg रियलिटी में ये रिप्रेजेंट करता है, या मास ऑफ बॉडी ये रिप्रेजेंट करता है भी इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है। पॉइंट क्लियर है ना? तो मास बेसिकली क्या होता है बेटा, फटाफट लिख लेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कोल्ड मास। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक बात ध्यान दीजिएगा, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, किलोग्राम, और जो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम। ये आप सभी जने जानते हैं बेटा। एज वेल एज ये बात ध्यान देके चलिए, हम अगर दुकानदार पे कभी भी जाते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं भी भाई 5 किलो शुगर दे दे फ्रॉम नॉर्थ, या 2 kg कपड़ा दे दे फ्रॉम वेस्ट, कुछ ऐसा तो नहीं बोलते। तो बेटा हमारे पास इसमें इसकी कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी मानी जाती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको बेसिक सी टर्म्स इसके बारे में पता है। अब आपके लिए एक नई चीज, दोनों ने कहा चलो ठीक है फिर मास के बारे में हमें इतनी टर्म्स क्लियर है, और आपको ये भी पता है किसी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कहेगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि कभी किसी बॉडी का मास आप ये नहीं कह सकते भी -5 kg -2 kg है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं। बढ़िया, आपको यहां तक क्लियर हुआ बेटा? मास का मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, और इसके ऐसे यूनिट किलोग्राम, सीजी यूनिट ग्राम, स्केलर क्वांटिटी, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट बेटा यहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना था। तो उन्होंने बेटा वहां पे कहा भी जब कभी कोई बॉडी काफी हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो देन उस केस के अंदर उसका मास वेरी करता है। बट आप कहोगे यार ये तो ठीक है, मास मतलब एक तरह से भी अगर काफी ज्यादा हाई स्पीड है तब उसका मास वेरी करता है। तो उन्होंने कहा यार क्या छोटे के साथ नहीं करेगा? उन्होंने कहा हाँ यार करेगा तो है, बट वो इतना कम करेगा भी उसका कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। यार इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब है, आइंस्टाइन ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, अकॉर्डिंग टू मास। उसने कहा बेटा भी जो मास होता है वो चेंज होता रहता है। मास क्या होता है, चेंज। किसने कहा? आइंस्टाइन ने। और सही कहा होगा। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा भी मास स्पीड के साथ वेरी करता है, और उसने मास का एक फॉर्मूला बना के दिया, m = m0 1/v²/c²। यहां पे जो m है क्या है बेटा, m क्या होता है, मास ऑफ बॉडी एट वेलोसिटी v या एट स्पीड v, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वाला होता है ना। यहां पे जो m0 होता है बेटा, m0 का मतलब होता है रेस्ट मास ऑफ बॉडी। क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। भी जो आपके पास बॉडी होती है उसका मास इन रेस्ट, ठीक है। और यहां पे जो c सिंबल होता है बेटा, ध्यान देना, ये आपने शायद सुना हुआ है। c का मतलब ही क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइट, उसकी स्पीड का सिंबल होता है c, और जिसकी जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू है वो फिक्स होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या कुछ बच्चों को ऐसे याद होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। खुद सोचो बेटा 3 लाख
3 लाख, लाख के अंदर होगी 10⁵50 है ना, इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करना 1000 और मल्टीप्लाई है ना, तो 50 और थी, 3 और आगे कितनी होगी 8, तो इसलिए 8 लिख दिया गया है ना बेटा। सो यहां पे m पता चला, m नोट पता चला, m क्या है मास ऑफ बॉडी, किस वेलोसिटी पे v पे, m नोट क्या है जब बॉडी रेस्ट में थी उसका मास, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और v क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। पॉइंट यहां तक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा। तो इसने क्या कहा भी जैसे जैसे अगर बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका मास भी चेंज होता है। मास भी क्या होता है चेंज। इसका सिंपल सा कहने का मतलब मैं ऐसे कह दूं भी अगर बेटा एक बार बताओ मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो मेरा मास अलग है, अगर मैं जहाज में बैठ जाऊं तो मेरा मास अलग होगा, कार में बैठ जाऊं तो मेरा मास अलग होगा अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी स्पीड चेंज हो रही है। बट बेटा स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली जो स्पीड होती है दे आर वेरी नेग्लिजिबल। क्या होती है वेरी नेग्लिजिबल। तो बेटा इसलिए हमारे पास इसको देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसी क्वांटिटी, तो ध्यान देना एक टर्म का इन्वेंशन हुआ, ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड के साथ चेंज हो उस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं बेटा वेरिएंट। तो मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा भी मास का डिस्कशन क्या था। फटाफट बताइए मास क्या था, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। सिंपल सी बात है, स्केलर है हमेशा पॉजिटिव होगी, ये एक वेरिएंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड के साथ चेंज होती रहती है। ये पहली टर्म आप सभी को क्लियर होगी या नहीं होगी बेटा? मुश्किल तो नहीं लगा? पक्का कंफर्म? अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, मास को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ यूनिट्स होती हैं वो याद होनी चाहिए। या एक काम करेंगे, इन क्वांटिटीज के बिहाफ पे जो टर्म्स की जरूरत होगी उस सभी को कहां देखते हैं, लास्ट में इकट्ठा करवा दूंगा। इसी लेक्चर के लास्ट में इकट्ठा करवा दूंगा। मास को ऐसे मेजर करेंगे, लेंथ को ऐसे, टाइम को ऐसे, हर एक चीज की एक छोटी छोटी यूनिट बता दी जाएगी। चलिए फिर तो बेटा हमारे पास अब एक सेकंड टर्म का आपका यूज करते हैं, सेकंड क्वांटिटी जो आपने सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। लेंथ क्या होता है बेटा? भी अगर आपके पास सपोज करो मैंने कहा भी मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। आपको पता है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है उसके दो एंड होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड एक एंडिंग एंड, है ना। तो दो एंड्स मतलब दो पोल्स, कुछ भी कह सकते हैं ना, किसी भी बॉडी के दो एंड्स के बीच की सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ बॉडी इज नोन एज व्हाट? इट्स लेंथ। वही इसके तरह से लेंथ ही तो आ गई ना, तो क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन 9th लेवल पे, सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ बॉडी इज कोल्ड लेंथ। आसान है नहीं है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान देना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है सभी को पता है क्या होता है? मीटर। जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर। तो दिक्कत तो नहीं आ रही, मुश्किल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल आसान है। और एक बात ध्यान देके चलिएगा, लेंथ भी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ये भी एक कौन सी क्वांटिटी मानी जाती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ अगर वेलोसिटी वगैरह की रिगार्डिंग वैसे देखते हैं तब इसको लेंथ को एज ए वेक्टर के फॉर्मेट में कंसीडर किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है, मैं सिचुएशन क्या दे रखी है। ठीक है बेटा? तो अभी आप यहां चाहे स्केलर को हटा भी सकते हैं, बट बेसिकली वैसे देखा जाए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक कंफर्म है? लेंथ बिल्कुल समझ में आया। और वैसे देखा जाए एक छोटा सा पॉइंट आपकी शायद बुक में ना लिखा हो, लेंथ इज आल्सो ए वेरिएंट क्वांटिटी। अगर कोई एक रोड काफी हाई स्पीड से ट्रेवल करती है तो जो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 - v²/c²। एक फॉर्मूला आता है। लेंथ भी वेरी करती है। कभी आपने निंजा थोड़ी देखा है? कभी देखते बेटा जब वो थोड़ी स्पीड से चल रहा है एक ही दिख रहा है, पर कभी कोई चीज काफी फास्टली चलनी शुरू हो जाती है तो उसकी शेडो से बननी शुरू हो जाती है ना, लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़ती है, कम होती है, जो भी है वो सारा का सारा रिलेटिव फिजिक्स में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बीएससी और बीटेक के फर्स्ट ईयर्स में। सो यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, जैसे मैंने एक टर्म बताई थी ना, मास को कैसे मेजर करते हैं वो भी बताना है। लेंथ को मेजर करने वाले पोर्शन के ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर ही बनेगा, उसमें काफी कुछ टर्म्स आपको क्लियर करवाई जाएंगी। बट बेसिकली आपको लेंथ समझ में आया? क्या हुआ है? लेंथ समझ में आ गई बेटा? लेंथ क्या होती है? सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए बॉडी। मुश्किल नहीं लग रहा? कंफर्म? चलिए अच्छी बात है। थर्ड बेटा आपके पास यहां पे क्वांटिटी आती है जिसे हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम बेटा रियलिटी में क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ हैपनिंग। भी किसी भी चीज को होने में जितना डिले हुआ
कितना डिले हो। मैंने कहा मार्कर को यहां से लेके यहां तक आना है, कुछ ना कुछ डिले हुआ ही नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में जस्ट सपोज करो यहाँ पे 1 पे था, बट यहां तक पहुंचते हुए इसको 2 सेकंड हो गए, तो कुछ ना कुछ क्या लगा बेटा, टाइम लगा, मतलब कुछ ना कुछ डिले हुआ। तो वही ड्यूरेशन ऑफ हैपनिंग, किसी चीज को होने में जो ड्यूरेशन टाइम लगता है, हमें पहले डिले होता है, ड्यूरेशन ऑफ हैपनिंग इज कॉल्ड टाइम। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, और ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, हाँ है ना। और हमारे पास इसकी जो बेटा एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो भी क्या है बेटा, सेकंड। कोई दिक्कत है नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से समझा हुआ है। बाद में एक पर्सन आया अगेन, जिसने कहा टाइम इज ऑल्सो अ वेरिएंट क्वांटिटी। अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है तो टाइम भी वेरी करता है। इसका रिजल्ट मैं नहीं बता रहा हूं, होता है, बताएंगे आप देख के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। क्या कहते हैं बेटा, भी हमारे पास जो टाइम है, क्या है टाइम, वो भी स्पीड के साथ क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है। अब यार ऐसे कैसे भी, अगर मैं इसका कहने का मतलब क्या है भी, अगर मैं इस टाइम यहां रेस्ट हूं तो मेरे लिए टाइम अलग है, अगर मैं यहीं 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू कर दूं तो मेरे लिए टाइम अलग है। बेटा ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस डायमेंशंस वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ पा रहे हो बेटा। अच्छा तुम में से बेटा बच्चों ने वो वाली मूवी देखी यार, एवेंजर का एक पार्ट आया था एंड गेम। एंड गेम में तुमने देखा जब थैनोस के फाइट वगैरह करके वो चला जाता है, बाद में वो एक एंटमैन आता है जो छोटा बड़ा हो जाता था। एंटमैन ने अपने पिम पार्टिकल्स, अपने कह रहा हूं सॉरी, एक पिम पार्टिकल्स लेके आया, उसके थ्रू हल्क ने हमारे, है ना, ब्रैस बूनर, क्या नाम था, ब्रैस बूनर, पता नहीं क्या नाम था, बैनर, क्या नाम था, बैनर, हल्क मतलब, ठीक है। तो उस हल्क ने क्या किया था बेटा, उसके लिए वहां पे एक टाइम मशीन डिवाइड की थी, बनाई थी, उसको पार्टिकल्स को एनर्जी में मशीन में डाल दिया, फिर कभी वो छोटा होता था, एक बार तो उसकी चड्डी भी गिल्ली होगी थी, याद ही नहीं है। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट है वहां पे भी, तो वो भी क्या करता है, टाइम ट्रेवल करता है हमारे लिए। क्या पता है 1 सेकंड हुए हो, क्या पता वहां उसके लिए सारी जिंदगी भी हो चुकी हो। नहीं, बोर कर दिया, चलो कोई नहीं, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आया माइंड में, भी टाइम अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग होता है। तो वो क्या है, दैट्स व्हाई टाइम इज आल्सो ए वेरिएंट क्वांटिटी। कंफर्म। बेसिकली बेटा आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें समझ में आ रहा है, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसमें से आज तक कभी कोई पूछा नहीं है, बट बताना जरूरी है, पहले आगे चल रहा हूं। अच्छा अगले बेटा इसमें टर्म्स आएंगी जो है ना, बेसिकली आपको 3 क्वांटिटीज ही पढ़नी है, बाकी वाली तो हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे पूरी पूरी यूनिट में, ठीक है। जैसे अगला आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। अभी फिलहाल 10th वाला जो आप सभी ने सुना है बस उतने की ही जरूरत है, इसके अलावा कोई फालतू बुकास मारने की भी इसमें जरूरत नहीं है, बुक में पता नहीं क्या क्या दे रखा होगा। इलेक्ट्रिक करंट बेटा आपने कभी सुना था, अगर आपके पास पोज करते हैं कोई एक वायर है ना, इसमें से अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करते थे फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे एंड तक, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर से इधर जा रहे थे, तो जिस वजह से यहाँ पे कुछ करंट एग्जिस्ट करता था, है ना, और आपको पता बेटा जितना फास्टली चार्ज आता था उतना ज्यादा करंट होता था, तो वहां बोलते थे चार्ज बाय टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भी कितना फास्टली वहां से चार्ज गया, क्या बोलते थे बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक याद है नहीं है, भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कंफर्म है। अब बेटा एक बात ध्यान देके चलना, यहां पे कहते हैं चार्ज है, क्या है, करंट है। बच्चों का +1 में आके ही रियलिटी में पॉइंट क्लियर होता है, बट अभी नहीं, सेकंड यूनिट स्टार्ट होने पे। देखिए बेटा उसमें क्या पढ़ते थे भी, हमारे पास जो करंट है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है एम्पियर, है ना। ये तो अब आपको पता चल गया होगा बेटा, मैंने जैसे यूनिट्स के रूल बताए थे भी। देखो एम्पियर किसके नाम पे था, एंड्रयू मैरी एम्पियर, मतलब एक पर्सन के नाम पे था। तो जब भी इसका नाम लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर से होगा, और जब इसका सिंबल लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से होगा। पॉइंट क्लियर है। अच्छा जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा वो होती है एब एम्पियर। क्या होता है बेटा, एब एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर के बराबर होता है। छोटे उसको, चलो यहां तक क्लियर है, इसके ऊपर तो पूरी महारत है। और हमारे पास करंट को कैसी क्वांटिटी माना जाता था, स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं इसमें डिस्कशन नहीं ले रहा हूं क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन वगैरह को फॉलो नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई इसको किसमें रखा गया,
स्केलर क्वांटिटी में। और बेटा इसका जो आई का फॉर्मूला आता है वो तो क्या हुआ है टी। बस आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यार ये पूरी की पूरी यूनिट है, यहाँ पे करवाई जा नहीं सकती। समझ पा रहे हैं बेटा? तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी आपको जस्ट ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर होगी। पहली कौन सी पड़ी है बेटा? मास। दूसरी कौन सी पड़ी है? लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा? तो आइए आगे की 3 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो देखते हैं, वो भी क्या कुछ और क्या कुछ नहीं है। बट उससे पहले ये चीज राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि अभी आप देख के आए अभी मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चे कितनी थी? कौन कौन सी? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड तीसरी कौन सी थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बेटा ये देखते हैं भी हमारे पास जो नेक्स्ट 5th फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम क्या है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है? इट इज जस्ट अ स्केल। इट इज जस्ट अ स्केल। बेटा अगर मैं कहता हूं भी कोई एक बॉडी गर्म है, कोई एक बॉडी ठंडी है, बट कितनी गर्म है, ये कितनी ठंडी है, उसको डिसाइड करने के लिए सिंपल सी बात एक स्केल चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कह दूं भी एक लाइन है, एक ये बना दी, एक ये बना दी, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? आपको साफ साफ दिख रहा है ये बड़ी है, ये छोटी है, मतलब हॉट और ठंडी का तो पता चल गया, बट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है तो मेजर करने के लिए स्केल लगाया, इस स्केल से इसको मापा, इस स्केल से इसको मापा, बस पता चल गया। नहीं पता चल गया बड़ा कौन है छोटा कौन है, और वो भी एग्जैक्ट अमाउंट में। तो टेम्परेचर भी बेसिकली क्या है? एक ऐसा स्केल जिसके बिहाफ पे आप ये बता सकते हैं भी कोई बॉडी ठंडी है या गर्म। सो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज जस्ट अ स्केल विच इज डिफाइन एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री में बताता है भी बॉडी ठंडी है या गर्म। तो टेम्परेचर क्या हो गया? द डिग्री का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे? स्केल एक तरह से। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। और बेटा टेम्परेचर से मतलब एक स्केल से हमें 2 चीजें पता चली भाई आपको। जैसे बेसिकली हमारे पास एक तो हीट की डायरेक्शन के बारे में पता चले इससे भी, अगर आपको 2 बॉडीज का टेम्परेचर पता है तो उसकी मदद से आप हीट की डायरेक्शन बता सकते हो। और जो नेचुरली है हीट हमेशा ट्रेवल होती है फ्रॉम हॉट बॉडी से लेके कहां बेटा? कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी है तो इसका टेम्परेचर क्या है बेटा? हाई टेम्परेचर। और अगर आपके पास कोल्ड बॉडी है तो इसका टेम्परेचर क्या है बेटा? आपके पास लो टेम्परेचर। हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। और आपको पता है जो हीट होती है वो हमेशा कहां ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। मुश्किल नहीं लग रहा? बिल्कुल आसान सा है ना बेटा। चलिए तो बेटा हमारे पास जो ये होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? आपके पास केल्विन। ध्यान देना किसी बंदे के नाम पे है इसलिए मैं के को छोटा लिख रहा हूं। और जो इसका सिंबल है वो क्या है? कैपिटल के। और जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। जो होती है डिग्री सेल्सियस। अब ये बताना मेरे को, ये बंदे के नाम पे है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? छोटे लेटर से बड़े लेटर से? सेल्सियस तो आपको लिखना ही आता है। और बेटा ये कौन सी क्वांटिटी मानी गई? स्केलर क्वांटिटी। इसको मेजर करने के लिए 3 किसको मेजर करने के लिए क्या है? 3 से 4 स्केल बनाए गए, जैसे डिग्री वाला, फ़ारेनहाइट वाला, केल्विन वाला, हर एक के बारे में डिस्कशन बट क्वांटिटीज पढ़ने के बाद। यहां तक क्लियर है? तो टेम्परेचर बेटा इतना डिस्कशन इनफ है। बाकी कैसे मेजर करते हैं, कहां से है, कैसे है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे बट इस लेक्चर के लास्ट में। सो टेम्परेचर समझ में आया? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। डायरेक्शन बताता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट है केल्विन, सीजीएस यूनिट है डिग्री सेल्सियस। ये यहां तक कंफर्म बेटा? मुश्किल नहीं हो रहा? समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। 5वें के बाद बेटा जो छठी हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसका क्या नाम होता है हमारा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल वाला यार। बेसिकली बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका केमिस्ट्री से डील करता है, फिजिक्स में है बट ये बहुत लास्ट में जाकर। उससे पहले आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे क्योंकि फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं है हमारी +1 एंड +2 में जितना आपके पास केमिस्ट्री में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिकली बेटा मतलब ही क्या होता है भी अगर आप कभी भी किसी सब्सटेंस को कैलकुलेटिव पार्ट में स्टडी करते हैं, जैसे मैंने कहा भी एक कंटेनर के अंदर पानी है 1 किलो 2 किलो 4 किलो, वो तो मास बता देगा।
बट अगर मैं कह दूं एक कंटेनर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यही कह दूं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जब आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से डील करो भी उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तब वहां पे क्या यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, मोल वाले टर्म में। तो 1 मोल का मतलब ही क्या होता है, समझ पा रहे हो ना। चलो मोल के बारे में देखते हैं, बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पहले डेफिनेशन लिखे। व्हेन क्वांटिटी इज मेजर्ड इन, व्हेन क्वांटिटी इज मेजर्ड इन व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मैटर या नहीं, या उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम। दिस टर्म्स इज डिफाइंड व्हेन, दिस टर्म is defined when we discuss about amount of substance in terms of what, किसके टर्म्स में देखते हैं, हाँ, in terms of number of molecules and या और नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जब आप नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में देखते हैं तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज होगा। और इसका बेटा एसआई जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास मोल। बेटा याद है ना, जब आप मोल लिखते हैं तब तो MOL आएगा, और अगर आप यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो MOL आएगा। क्लियर है बेटा। और जो 1 मोल होता है आपके पास वो होता है 6.022, कुछ जगह 23 भी लिखा होता है, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। सिर्फ आपको याद रखना है, बेसिकली मेरे पास इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं आता, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, 7वीं एंड लास्ट जो हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है, तो इसलिए ये चीज तो रही ही नहीं। तो आप इसे पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले पूछेंगे नहीं। हाँ, इसकी यूनिट याद रख लेना बस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है भी, हमारे पास जैसे सपोज करो यहाँ एक बल्ब लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बल्ब, ऐसे लग भी रहा है मेरे सिर के ऊपर यहाँ पे। क्या कहा बेटा, जैसे मैंने कहा एक बल्ब है, बल्ब से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है पर सेकेंड। क्या कहा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। फ्लक्स क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। एंड ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या है वो भी बताएंगे। सॉलिड एंगल क्या मतलब होता है, एक ओम वाला एक स्टेडियन एंगल से, मतलब इतने एंगल से। सपोज करो आपने कोई एक एंगल बना दिया, बताऊंगा 1 स्टेडियन कैसे। सपोज कीजिए आपने 1 स्टेडियन एंगल बना दिया, है ना। ये एक बल्ब है, बल्ब के पर यूनिट एरिया का पर सेकंड में जितनी एनर्जी निकलेगी वही क्या कहलाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बारे में जाना तो कोई खास नहीं है, बड़ा गंदा टॉपिकों में से कंसीडर होता है। सिर्फ डेफिनेशन देख लो क्या होता है। वैसे बता देता हूं प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी। क्या था बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, रेडिएटेड पर सेकेंड यूनिट, रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। भी एक अमाउंट कितना रिलीज होता है किसी एक बल्ब से, किसी एक बल्ब से एक सेकंड में एक एरिया, 1 मीटर एरिया से कितनी वो एनर्जी रिलीज करता है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। एंड दिस, ये सारा का सारा भी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, एंड दिस पर यूनिट solid angle is called इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है आपके पास, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। स्मॉल सी डी लिखना क्योंकि किसी बंदे के नेम पे है। तो बेटा इस वाली क्वांटिटी के बारे में तो कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्योंकि 2008 में सिलेबस में से कट हो चुका था। तो इसलिए इसको फोटोमेट्री वाला चैप्टर आता है ऑप्टिक्स में,
वहां पे इसके बारे में डिस्कशन है। बाकी अब आपके पास आई थिंक ग्रेजुएशन में ही इसका डिस्कशन आएगा फोटोमेट्री का, और अभी 4th सेमेस्टर के आसपास, ठीक है। तो इसलिए अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर होगी। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मतलब एक प्लेन एंगल और एक कौन सा है, सॉलिड एंगल। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट हाउ दे कैन मेजर। सो पहले एक बार ये लिख लीजिए बेटा। तो स्टूडेंट्स बेटा ये जैसा कि भी आप देख के आए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास 7 थी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिकल करंट। तो बेटा हम ये सातों की 7 क्वांटिटीज देख चुके हैं। अब हमने 2 टर्म्स और देखनी है जिसका नाम था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। याद है नहीं बेटा? बेसिकली देखा जाए कई बच्चों को कहेंगे सर ये आप करवा चुके हैं। हाँ जी डेफिनेटली मैं करवा चुका हूं, बट एक चीज यहाँ पे भी क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हम ये देखेंगे भी हमारे पास इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट बेटा हमारे पास आता था यहाँ पे प्लेन एंगल। क्या होता था बेटा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में कुछ टर्म्स हैं जो आपके बार बार यूटिलाइज होने वाली है, उन टर्म्स को यहीं पे क्लियर करवा के चलूंगा। अदरवाइज बेटा अगर आपको देखना हो इसको थोड़ा डिटेल में हो तो मैथमेटिकल टूल्स के एंगल वाला जो आपको पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट आई थिंक मेरे ख्याल से एंगल वाला पार्ट है, ध्यान देख लीजिएगा जो भी है। तो उस एंगल वाले पार्ट में आपको इसके बारे में काफी कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो ध्यान दे बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एंगल किसे कहा था बेटा? मैंने कहा था बेटा अगर आपके पास सपोज करते हैं 2 लाइन है, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। कहते हैं बेटा 2 लाइंस के बीच का जो ये एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और बेसिकली जो आपकी 2 लाइंस होती है किसी ना किसी एक प्लेन में होती है, किसी ना किसी प्लेन में होती है, तो इसलिए इस एंगल को क्या नाम दिया गया? प्लेन एंगल। क्या बोल देते हैं? प्लेन एंगल। अब माइंड में क्वेश्चन आता है यार ये है कितना? आपको पता है जब ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो इस सामने वाली चीज को हम क्या नाम देते हैं? आर्क। ये वाली टर्म आपकी क्या काम करती है? रेडियस का। तो आपने बेटा सिंपल सी बात यहां पे सुना है, थीटा इज इक्वल टू और आर्क बाय रेडियस। तो बेटा एक बात ध्यान दो, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यूनिट तो इसकी वैसे तो होगी नहीं, मतलब डायमेंशन तो होगा नहीं। और जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई बेटा वो क्या होती है आपके पास? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ये रेडियन क्या है, ये कितना है? बच्चे बेटा आपने एक बात ध्यान दी होगी, जब भी बेसिकली हमारे पास एंगल्स वगैरह को मेजर करते हैं, आप बचपन से ही डिग्री वर्ड सुनते आ रहे हो, जैसे 30 डिग्री, 40, 70, 80, 20, 500, 600, कुछ भी ऐसे एंगल सुनते आ रहे हो। बट बेसिकली बेटा कोई जो प्लेन एंगल है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? रेडियन। ये इंडियन यूनिट है, इंडिया में इसको प्रूफ करवाया गया, इसके बारे में बताया गया। बट जो आपकी डिग्री है उस डिग्री के बारे में हमें आज तक ये नहीं पता ये डिग्री दी किसने, ठीक है बेटा। और उस डिग्री के बिहाफ पे हम पढ़ तो रहे हैं, बट उस 1 डिग्री का रियल में मतलब कितना है वो आज तक कभी किसी को पता नहीं है। तो डिग्री को डिफाइन भी रेडियन की मदद से किया जाता है। देखिए जैसे एक मैथमेटिक्स में आपकी टर्म यूज होती है, देखिए बेटा रेडियन क्लियर। अगर मैं कहता हूं भी अगर आपके पास सपोज करते हैं कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये उसका क्या है? एक सेंटर पॉइंट O। मैंने कहा कोई एक पार्टिकल था किसी पॉइंट A से लेके कहां तक जा रहा है? सम पॉइंट B तक, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा। आपको बेटा जैसे कि आपने मैथ में सुना होगा, तो स्टूडेंट्स बेटा जैसे मैंने कहा भी अगर आपके पास एक सर्कल है, कोई एक पार्टिकल एक पॉइंट A से लेके B तक ट्रेवल कर रहा है, सच डेट बेटा भी वो जब इस पे गया है तो इसने कुछ एक आर्क ट्रेवल की, ठीक है बेटा। तो ये सामने वाली आप किसका काम करेगा? आर्क का। ये किसका काम करेगा? रेडियस का। अब मैं बात करता हूं एंगल के बेस पे। बेटा अगर मैं सेंटर को लेके इसी पार्ट को यहां पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, आपको बेटा साफ साफ दिख रहा है ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल भी कितना है? 90। दिस एंगल इज आल्सो 90, दिस एंगल इज आल्सो 90। तो एक तरह से देखा जाए जो कंप्लीट सर्कल बना 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 4 बार जुड़ गया, तो ये जो कंप्लीट एंगल हो गया वो कितना हो गया? 360 डिग्री। हाँ है ना बेटा? अब ये 360 बेसिकली है कितना? आपको पता है बेटा मैंने कहा लेट इस सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो रेडियस कितनी मान ली जाए? R। और ये पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस पे घूम के आ रहा है। अगर कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो बेटा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस था, और टोटल सर्कमफ्रेंस आर कितनी? एक तरह से 2 पाई है। आर बाय रेडियस कितनी होगी? R। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना एंगल आ गया? 2 पाई। तो आपको यहां से क्लियर हुआ भी जो टोटल अगर पूरा कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो वैसे एंगल हम डिग्री में पढ़ते हैं वो कितना होता है? 360 डिग्री। और ये कितना होता है? 2 पाई। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं जो पाई होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। यहां तक क्लियर हुआ? जो पाई होता है वो कितना होता है? 180
डिग्री के। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? तो मैथमेटिक्स में समझ में आ रहा है, कई बार आपका यूज होगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे एक सिंपल सी 2-3 चीजें यहाँ पे फटाफट बता दीजिए। अगर मुझे यहाँ बाई चांस पाई बाय 2 निकालना है तो 180 को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, काटा, कितना हो गया 90, मतलब पाई बाय 2 कितना होता है 90। बाई चांस अगर मुझे पाई बाय 3 निकालना है तो कितना 180 बाय, इधर भी 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया 60। ऐसे ही अगर पाई बाय 4 निकालना हो तो 180 बाय 4 कितना आ गया 45 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास और एक लास्ट और आपका जो यूज होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 वो कितना हो गया 180 बाय 6 करोगे 18 3 जा कितना आ गया 30 डिग्री। तो बेटा 4-5 वैल्यूज है जो आपकी याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा, जो हमारे बार बार फिजिक्स में यूज होने वाली हैं। एक यहाँ पे नोट में क्वेश्चन, जो प्लेन एंगल होता है वो एक हमेशा सर्कल की फॉर्मेशन करता है और एक कंप्लीट सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। कितना होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तो ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्या प्लेन एंगल। अगर मैं बात करता हूं दूसरा, जिसे हम क्या नाम देते थे सॉलिड एंगल, इसकी इंफॉर्मेशन काफी कम बच्चे जानते हैं, इसके बारे में काफी कम जने आपको पढ़ाते भी हैं। चलिए बताता हूं बेटा इसके बारे में। सॉलिड एंगल बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया था भी, अगर आपको ये कोन वगैरह बनाते हैं, क्या बनाते हैं कोन वगैरह बनाते हैं, तो उसके साथ जो एंगल बनता है, क्या बनता है उसके साथ जो एंगल बनता है उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा आपके पास यहाँ पे सॉलिड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूं, क्या ले लिया बेटा कोई एक पेज लिया, ठीक है बेटा, आपने क्या करा इस पेज को यहां से ऐसे पकड़ा, फोल्ड किया। अब आप कुछ सोचिए, आपने ऐसे बना दिया कुछ दूरबीन टाइप का यार, है ना, तो वही तो काम। अरे घूम जाए यार, तेरा की शादी होने वाली है जो बेचारा नखरे कर रहा है, ये देख नई नवेली दुल्हन है ना ये, इसलिए रोले भारी है। तो ध्यान दें, देखो ये कुछ आपको यहाँ पे बेटा जब आप देखते हैं यहाँ से कुछ एक कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, ये थोड़ा सा ओपन कर देते ताकि दिख जाए, ठीक है ना बेटा। तो देखो जो ये इस सिचुएशन के अंदर जो ये वाला एंगल बनता है, जो 3 डायमेंशनली फेस को देखता है, इसे हम क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल बेसिकली होता कितना है बेटा, सपोज करो मेरे पास कोई एक ओरिजिनल पॉइंट था ओ, यहां से आपने कुछ यहाँ पे कुछ एक एरिया ले लिया, क्या ले लिया कुछ एरिया, भी आप इस एरिया को देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा लेट जो ये वाला एरिया, दिस इज स्मॉल एरिया डीएस एरिया, और इसने यहां पे जो ये एंगल बनाया, प्लेन एंगल में एंगल को किससे लिखते थे थीटा से, बट यहाँ पे किससे लिखते हैं डी ओम या ओम। बहुत छोटा एंगल है तो ओम लिख देना, बड़ा एंगल है सॉरी छोटा एंगल है काफी तो डी ओम, बड़ा है तो क्या लिख देना खाली ओम, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये बेसिकली किसके इक्वल पाया गया, ये इसकी रेडियस होगी, है ना, तो सामने वाला एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो दैट्स योर सॉलिड एंगल। क्या हो गया बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम देख रहे हैं डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर है रियलिटी में, चाहे आप यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं इसको एग्जैक्ट लिखूंगा, क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर के लिए, ये रेगुलर के लिए लगता है सिर्फ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेपरेशन का स्क्वायर। क्लियर नहीं, पर बेटा देखो ये 4 डायमेंशन है, तो सॉरी 3 डायमेंशन, ये किसमें है 3D वाला, और ये वाला कौन सा था आपका 2D वाला, है ना। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसे सॉलिड में कितने होंगे, अब मुझे एंगल बताओ बेटा, इसके प्रूफ की आई थिंक जरूरत नहीं है, छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मैंने कहा इसका प्रूफ करवाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक बार इसका प्रूफ करवाता हूँ, फिर टोटल एंगल बताएंगे कहां से आएगा, फिर इसका प्रैक्टिकल मॉडल बताएंगे। मैंने कहा बेटा एक्सपोज करते हैं, कोई एक स्फीयर माना, क्या मान लिया कोई एक स्फीयर, ये उसका सेंटर पॉइंट ओ, आपने स्फीयर की लेट रेडियस मान ली बेटा आ, आपने क्या करा स्फीयर के पास यहाँ पे कुछ एक एरिया मान लिया छोटा सा, मैंने कहा लेट दिस इज डीएस, सेंटर के साथ लेट इसमें एंगल कितना बनाया डी ओम, कितना एंगल बनाया डीएम डी ओम, ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल कितना होता है सामने वाला एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर दे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये बेटा ध्यान देना, जब भी हमारे पास बेटा निकालते हैं, जब आपको छोटे एरिया के लिए पता है और बड़े के लिए क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो 1/r² कॉन्स्टेंट कहां पे दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एरिया ओवर ए क्लोज पाथ। और एक बात बेटा, एक स्फीयर का एरिया ना ये क्या है व्हाट एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है याद है 4πr² बाय r², r² से r² कैंसल 4π।
तो एक तरह से टोटल जो सॉलिड एंगल आता है बेटा वो कितना होता है 4 पाई। और इसको अगर डिग्री में लिखना हो मतलब पाई कितना होता था अभी बताया था, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 इंटू 180 इट बिकम व्हाट 720 डिग्री। क्लियर है बेटा। तो ये याद रखना बेटा अभी टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 720। कितना होता है 720। और जो हमारे पास क्या होता है बेटा प्लेन एंगल वो कितना होता है 360। पॉइंट क्लियर हुआ। ये सॉलिड एंगल के बारे में इतने की जरूरत है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है स्टेडियन। क्या होती है स्टेडियन। यहां तक क्लियर। अब इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं यार ये 360 का 720 बना कैसे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब ध्यान देके चलिएगा, मैंने एज्यूम किया भी मेरे पास ये 3 एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझ लेना बेटा। पेन अगर मिल जाते तो ज्यादा बेटर था, ढूंढने पड़ेंगे इसके। जस्ट अ सेकंड बेटा, बट एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, देन देखते हैं अगर पेन मिल गए तो तीनों काम चल जाएगा। मिल गए, चलिए जी देखिए बेटा मिल गए 3 पेन। अरे कैप क्या हो रही है, चलो होने दो बेटा। जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये 3 एक्सिस मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा बेटा। विजुअलाइजेशन इफेक्ट करना थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक पेन थोड़ा इधर जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। अब देखिए आपको सभी बच्चों को यहाँ 3 एक्सिस दिख रही होगी। मैंने कहा लेट जो ये वाली एक्सिस है, ये कौन सी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान सकता हूं। कौन कौन सी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स ये होगी वाई मान लेते हैं, कौन सी मान लेते हैं वाई, और ये कौन सी मान लेते हैं जेड, वाई। और यहां से जो जारी होगी लेट इसे क्या मान लिया एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुश्किल नहीं लग रहा बेटा। पहली बात तो ध्यान देना, जब आपके पास वैसे बनते थे उनमें बनते थे क्वाड्रेंट्स, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां बनते हैं ऑक्टेंट। क्या बनते हैं ऑक्टेंट, 8 वाला। ऐसा कैसे है देखिए बेटा, जस्ट सेकंड यार, क्या बनते हैं यहां पे ऑक्टेंट 8 वाला। कैसे देखो बेटा, 3 लाइनों से मिलकर एक डब्बा बनेगा, ध्यान समझना। कितने देख, एक डब्बा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक इधर का एक डब्बा दिख रहा है, ध्यान देखना। ये लाइन थी एक्स, ये क्या थी जेड, ये क्या थी वाई, कुछ भी ऐसे मान लो। अब आपको ये भी दिखा रहा हूं। तो एक डब्बा ये बनता दिख रहा है ऊपर वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला ऊपर ऊपर में। इस प्लेन के अंदर टोटल कितने बन गए 4। कितने बन गए 4। ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट के नीचे कौन सा आता है 5th। ध्यान देना फर्स्ट के नीचे, मतलब सीधी सी बात, छोटो को मैथ में आपको करवाएंगे, मेरे को इतनी फिजिक्स में जरूरत नहीं है इसकी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। इधर देख 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए 8। और एक डब्बा कितने का होता है 90 डिग्री का। कैसे यार, देख इसके और इसके बीच में एंगल 90, इसके और इसके बीच में एंगल 90 भी है, मतलब तीनों साइड 90 भी है, तो 90 डिग्री का कॉर्नर हो गया। ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, पांचवा 90, छठा 90, सातवां 90, आठवां 90, 8 90 की 8 नेम 72, तो मतलब 720। समझ पा रहे हो। तो डेट से बेटा कहते हैं कोई भी अगर आपके पास क्लोज बॉडी हो, इट मे बी इन रेगुलर शेप और इट मे बी ना इरेगुलर शेप। रेगुलर शेप की रिगार्डिंग मैंने बता दिया, इरेगुलर का अगर आपको पूछना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका भी प्रूफ करवा देता हूं। बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, बट जब बच्चों को कमेंट सेक्शन में आएगा तभी करवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से भी आपको ये समझ में आया भी प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। सो क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं भी नहीं चाहूंगा मैं आपको इस चीज में कोई इश्यू क्रिएट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये चीज राइट डाउन कर लीजिए, और आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अपनी वीडियो को लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन बजा लेना, और छितर नहीं कह सकते, प्यार से कह रहा हूं बजा लेना, ठीक है जी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।